अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपने जीटीओ के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे जियो आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है और कैसे किन क्वेश्चंस की बिना पर वो आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है। और उसके अलावा मेरे कुछ चेस्ट मेट्स थे, उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मुझे याद है, वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके हर कमरे में 6 लड़के होते हैं और हर 6 लड़कों के ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है जो आपके काम काज करता है। वो आपको सुबह सवेरे ही दरवाज़ा नॉक करके उठा देता है और आपको जौहर हाल की तरफ भेज देता है। वहाँ पे आपको मैक्सिमम हाफ आवर या 1 आवर आपको वेट करना पड़ता है। फिर जीटीओ आते हैं वहाँ पे और उनके पास कुछ डायरीज पे नाम लिखे होते हैं और हर जीटीओ जो है अपने ग्रुप को वहाँ से ले जाता है एक दूसरे छोटे हाल की तरफ। वहाँ छोटे हाल में आपकी इंडोर टास्क होते हैं। इंडोर टास्क में टोटल 3 टास्क होते हैं जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए होते हैं। और सबसे पहला टास्क होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन। हम 10 लड़के थे। हमारा टॉपिक था वालदैन बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बहुत से लोगों ने नेगेटिव बातें की, लेकिन आप में वो पॉजिटिव चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं ताकि आपका किरदार उनके सामने खुल के बयान हो, खुल के वाजे हो। मैंने थोड़ा सा वेट किया। जब 2-3 लड़कों की बारी ख़त्म हो गई तो तीसरे चौथे नंबर पे मैंने बोला कि आप लोगों ने एफएससी बहुत अच्छे नंबर से पास की है। हर बंदा यहाँ पे समझ बूझ रखने वाला और बहुत ज़्यादा समझदार है, क्योंकि 60% की एफएससी में इतनी आसानी से नहीं आते। आपके वालिदैन ने आपको कपड़े दिलाए, आपको जूते दिलाए और आपको पैसे दिए ताकि आपको हार जाएं और आईसीएस भी दें और आप उनके सामने एज अ फ्यूचर ऑफिसर बन के पेश हुए, ताकि आपकी माशरे में इज्जत बने और आपकी लाइफ जो है बहुत ज़बरदस्त गुजरे। एक पहला पॉइंट मेरा ये था। और दूसरा पॉइंट, ये वही वालिदैन हैं जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आप गिरते थे तो दर्द उनको होता था। अब आप अपने दिल और दिमाग से खुद सोच के बताएं कि आपके वालिदैन आपके लिए बुरा चाहते हैं कि नहीं। उसके बाद होता है आपका लेक्चरेट। लेक्चरेट में जीटीओ आपको एक टॉपिक देता है जिसको आपने ब्रीफ करना होता है। 3 मिनट होते हैं आपके पास। अब 10 लड़के होते हैं आपके ग्रुप में और हर लड़के को डिफरेंट टॉपिक मिलता है। मुझे सबके तो नहीं याद, लेकिन मैं सबसे पहले अपने की बात करूं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस उनके कैप्टन की वजह से ख़राब है। मुझे ये टॉपिक मिला था। मैंने स्टार्ट किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों एक चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी जिसके फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबिल थे। पाकिस्तान टीम के कप्तान थे सरफराज अहमद, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया और पाकिस्तान की टीम को जितवाने में उनका एक अहम किरदार था। मुझे नहीं लगता कि अलावा अगर कोई होता तो पाकिस्तान टीम जीत सकती थी। तो ये क्रिकेट की गेम है, ये लक पे भी डिपेंड करती है थोड़ा बहुत। कुछ खिलाड़ी होते हैं वो ऑफ हुए होते हैं, कुछ ऑन ऑन होते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस दे के टीम को जिता देते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में डिमांड है। बड़ी बड़ी लीगों में वो जाके खेलते हैं। जैसे कि पिछले दिनों विराट कोहली से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि इंस्टा पर उन्हें पोस्ट भी की कि आप कौन से बॉलर से डरते हैं, मतलब कि कौन से बॉलर को फेस करते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आपको। तो उनने जवाब दिया मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान के ही बॉलर हैं। अब आपके सामने सारा रिजल्ट है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी उनके कैप्टन की वजह से नहीं बल्कि उनकी बैड लक की वजह से ख़राब है। बाकी 2 और बंदों के मुझे याद है कि उनको क्या कौन से लेक्चरेट के टॉपिक्स मिले थे। एक को तो मिला था कि फेसबुक मैरिजेस जो हैं वो बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं और दूसरे को मिला था बिस्तर मर्ग की मौत। अब बिस्तर मर्ग क्या होता है इसका मैं मतलब बता दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वो वक्त जब आपकी रूह आपके जिस्म को छोड़ रही होती है, मतलब आपके लास्ट स्टेज ऑन बेड। नंबर 3 पे आपका आखिरी इंडोर टास्क होता है जिसका नाम है मिलिट्री प्लानिंग, जिसमें आपकी प्लानिंग एबिलिटी देखी जाती है। दरअसल ये ख्याली नक्शा होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं, फॉरेस्ट, रोड्स, पुलिस, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, आर्मी के बंदे भी होते हैं और एनिमीज़ भी होते हैं, और सब वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके डेली लाइफ में होती हैं। इसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको, चले मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मॉडल प्लानिंग की जो बेसिक कैलकुलेशन होती है जो कि हर मॉडल प्लानिंग में यूज़ होती है, मैं वो बता देता हूँ आपको। इस फ़र्ज़ करें ये एक आपके पास जो है
मॉडल है और ये ए पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है, ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पे एक कार है, आपकी डेस्टिनेशन जो है जिस पॉइंट पे आपने पहुँचना है वो पॉइंट बी है, और ये बीच में फासला बताया गया है 5 किलोमीटर, 10, 15 और 20 किलोमीटर। अब आपको कंडीशन दी है जीटीओ ने कि स्पीड ऑफ कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 60 किलोमीटर तय करेगी स्पीड एक कार इन 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। स्पीड ऑफ मैन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। और उस जीटीओ का क्वेश्चन क्या है आपको, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉय, ये जो बॉय है इसको कितना टाइम लगेगा टू अराइव एट पॉइंट बी, अगर ये बी पॉइंट पे पहुंचे इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में इस बॉय को, इस पॉइंट ए पे जो बंदा खड़ा हुआ है इसको हमने बी पॉइंट पे पहुंचाना है कम से कम टाइम में। अब इस कंडीशन को गौर से पढ़ना है आपने, कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये बंदा डायरेक्टली जाएगा, मतलब ये बंदा बगैर इस कार को यूज़ किए ए पॉइंट से बी पे जाए, तो इसको कितना टाइम लगेगा। इसकी जो स्पीड ऑफ मैन है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, सही। 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने सबसे पहले 1 किलोमीटर निकालना है। अगर आपके पास कोई भी मॉडल प्लानिंग आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 किलोमीटर निकाल लेना है, क्योंकि जब आपको 1 किलोमीटर की जो है वो वैल्यू पता चल जाएगी कि कितने मिनट्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जितना रिक्वायर्ड है हमें, उस हिसाब से हमने कितने मिनट्स जो है वो फाइंड करने हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले आप निकाल लें 1 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं ऊपर और नीचे इसको काट दूँ, 31 से 30 और 32 ज़ार, तो 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 मिनट्स, मतलब 1 किलोमीटर जो है उसके लिए हमारे पास 2 मिनट लग रहे हैं, लेकिन हमें तो चाहिए 20 किलोमीटर के लिए। अगर मैं दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 मिनट्स। अब ये मैंने कैलकुलेट करके बताया इस तरह कॉपी पे, लेकिन आपका दिमाग इतना शार्प, इतना तेज़ होना चाहिए कि आपको खुद डायरेक्टली निकालना आए। 1 किलोमीटर 2 मिनट्स, 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 40 मिनट्स। तो हमें पता चल गया कि ये 20 किलोमीटर हमने निकालना था, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारे पास 40 मिनट्स आ जाएंगे। अब बाय कार, अगर हम इस कार को यूज़ करें, अब कार को यूज़ करने के आपके पास और दो तरीके हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालें कि अगर बंदा यहाँ से कार की तरफ जाएगा तो बंदे की स्पीड जो है वो हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, कम है। तो ये बंदा वहाँ तक जाएगा तो इसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हमें जो है वो मिनिमम टाइम चाहिए, कम से कम टाइम चाहिए, सही। अगर हम इस गाड़ी को बुलाते हैं इस पॉइंट ए पे, कार की स्पीड तो ज़्यादा है, बंदे से 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये कार आती है यहाँ पे तो कितना टाइम लेगा, पॉइंट ओ से हमने पॉइंट ए तक का सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है जो कि 10 किलोमीटर है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर आपको निकालना आना चाहिए। 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पता चल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर आपका ऊपर आ जाएगा। 1 घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं, ऊपर नीचे कटिंग होगी तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 मिनट। आप अगर 1 किलोमीटर फासला तय करेंगे तो आपको 1 किलोमीटर लगेगा। अब दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि आपको 10 किलोमीटर की वैल्यू चाहिए थी, जो आपको अब मिल चुकी है 10 मिनट्स। अब आपको पता चल गया कि ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक आपके पास कितने आ गए, 10 मिनट्स आ गए। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, और आपके पास जो है ये कार भी आ चुकी है, तो इसलिए आपने जो स्पीड कंसीडर करनी है यहाँ पे कार की करनी है, ना कि मैन की करनी है, क्योंकि आपके पास अब कार आ चुकी है, आप कार से जा सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सही है। अब आप देखें आपने करना क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 किलोमीटर की तो आपको पता ही है, कार की स्पीड आपके पास आई हुई है 1 मिनट, सही है। अब आपको 20 किलोमीटर की निकालनी है, क्योंकि आपने 20 किलोमीटर फासला तय करना है, ये पॉइंट है जो कि बी है। ओके, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपके पास 20 किलोमीटर की वैल्यू आ जाए, जो कि आ गई आपके पास 20 मिनट्स। ओके, सबसे पहले आपके पास 10 मिनट्स आई थी, सही है। वो टाइम तो लगा था आपको, क्योंकि आपने वो कार बुलाई थी पॉइंट ए पे। जब पॉइंट ए पे वो गाड़ी आ चुकी है तो अब आपको पॉइंट बी पे जाना है, जो कि आपके पास 20 मिनट्स लगे हैं। तो पहले कि आपके पास 10 मिनट्स लगे थे, जो कि मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिए, और फिर उसके बाद आपके पास 20 मिनट्स लगे, तो टोटल आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके टोटल मिनट्स जो लगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो 30 मिनट्स लगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एक मॉडल प्लानिंग है वो कामयाब हो गई, क्योंकि पहली वाली पे अगर आप डायरेक्टली मैन को लेके, बंदे को लेके जा रहे थे, तो वो आपके पास 40 मिनट्स लग रहे थे जो ज़्यादा थे, लेकिन अब आपके पास 30 मिनट्स आ गए, जो कम से कम मिनिमम टाइम जो उसने कहा था, ये हमारा जो है पूरा का पूरा मॉडल प्लानिंग हल होगी। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल प्लानिंग के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। शुक्रिया।
उसके बाद बारी आती है आपके आउटडोर टास्क की। आउटडोर टास्क में सबसे पहले जीटीओ आपको एक फील्ड के अंदर लेके जाता है और वहाँ पे आपको कुछ ब्रीफिंग देता है, जैसे कि स्टार्टिंग लाइन क्या होती है, एंडिंग लाइन, वाइट एंड ब्लू ब्रिक्स क्या होती हैं, रेड एंड वाइट ब्रिक्स कौन सी होती हैं, आउट ऑफ बाउंड कौन सा एरिया होता है, इन बाउंड, जंपिंग एंड थ्रोइंग। घबराए मत, मुझे पता है आपको ये सारी चीज़ें सुन के जो है नया सा महसूस हो रहा होगा। इन सब के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलें, सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन क्या होती है। स्टार्टिंग लाइन वो लाइन होती है जहाँ से आपका टास्क जो है वो स्टार्ट होता है। एंडिंग लाइन वो लाइन होती है जहाँ पे आपका टास्क ख़त्म होता है। वाइट और ब्लू ब्रिक्स जो होती हैं आपके लिए, आपके सामान के लिए इनबाउंड होती है। रेड और वाइट जो है वो आपके सामान के लिए इनबाउंड होती है, लेकिन आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होती है। अब आउट ऑफ बाउंड और इनबाउंड इसमें क्या है। आउट ऑफ बाउंड एरिया वो एरिया होता है जो अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट उधर टच हो जाए तो वो फाउल कंसीडर किया जाता है और वो आपके लिए बेहतर नहीं है। इनबाउंड वो एरिया होता है जहाँ पे आपका बॉडी का कोई भी पार्ट टच हो जाए तो कोई इशू नहीं होता, वो आपके लिए सेव है। अब जंपिंग होती है अगर आप एक कदम ले लेते हैं, नॉर्मल जो एक कदम होता है उसको कहते हैं जंप, सही है। अगर आप जैसे भी नॉर्मल एक कदम लेंगे तो वो आपका जंपिंग करार दिया जाएगा और वो किसी टास्क में फाउल कंसीडर किया जाता है, किसी में नहीं। किसी में जो है वो आपको पहले से बता देते हैं कि जंपिंग थ्रोइंग अलाउ है, किसी में बताते हैं कि नहीं है। अगर आपके लिए है तो कोई मसला नहीं, आप जितने मर्जी लंबे कदम लें, लेकिन अगर नहीं है तो आपको एक कदम से आधा कदम लेना पड़ेगा, वो जो है वो जंपिंग कंसीडर नहीं होगी। अगर आप एक नॉर्मल कदम लेते हैं तो वो जंपिंग है। और थ्रोइंग क्या चीज़ है, अगर आप हवा में कोई भी चीज़ जो है आप रखते हो लेकिन आपके हाथ से वो छूट जाती है और वो अगर एक सेकंड के लिए भी हवा में है तो वो थ्रोइंग कंसीडर की जाएगी। मतलब आप किसी भी चीज़ को रख सकते हो, अगर आप उस चीज़ का एक पार्ट ज़मीन पे लगा दें, सही है, और फिर आप छोड़ दें तो वो जो है आपकी थ्रोइंग कंसीडर नहीं की जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं फुल ग्रुप टास्क पे। फुल ग्रुप टास्क में आपके 10 लड़के होते हैं और सब के सब जो हैं अपने अपने ऑर्डर चला रहे होते हैं, बट आपने अच्छे से देख लेना है सारी सिचुएशन और अच्छा सा प्लान करना है। और वो प्लान ऐसा बनाना है आपने ताकि वो उनको भी आप कन्विंस कर सको कि ये मेरा प्लान अच्छा है और वो भी उस प्लान को माने। अच्छा जी, कुछ ऐसा था हमारा फुल ग्रुप टास्क। हमें जीटीओ ने 2 प्लैंक्स दिए हुए थे और एक ये रोप थी। तो इनके ज़रिए हमने इस स्टार्टिंग लाइन से इस एंड पॉइंट तक, जिसको एंडिंग लाइन भी कह सकते हैं आप, जाना था और अपना सामान जो है ये सारा इसको भी साथ लेके जाना था। तो हमने क्या किया, बेसिकली पहले शुरू शुरू में तो सारे शोर मचा रहे थे, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैंने सबसे पहले पूरा टास्क देख लिया ना, मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं ये क्या करते हैं। पहले मैं देख रहा था लेकिन मुझे समझ लग गई कि भाई इनने कुछ नहीं करना, इनने सिर्फ शोर मचाना है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये दो जो मैंने शोर मचाया, मैंने ज़ोर से आवाज़ मारी, शाउट किया कि यार मेरी एक दफ़ा तुम लोग व्यू पॉइंट सुन लो कि मेरा प्लान क्या है, उसके बाद तुम लोग जो मर्ज़ी कहोगे वो मैं करूँगा। तो वो इस शर्त पे मान के कहते हैं सही है, तुम बताओ। सारे चुप हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इन दोनों प्लैंक को हम जोड़ के इस रस्सी के साथ इस पे रखेंगे, सही है। और इसके बाद जो है ना, जैसे मैंने ये बात की तो अगले एक और चेसमेट था, मेरे ख्याल से चेसम 4 था। चेसम 4 कहता है कि यार यही मैं बता रहा था कि इस पॉइंट से फिर हम इधर आएंगे और फिर इधर चले जाएंगे। मैंने कहा तुम बिल्कुल गलत बता रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहता है क्यों, मैंने कहा क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो था ना वो डिस्टेंस कम था पॉइंट के दरमियान। अगर हम इन दोनों को जोड़ के इस पॉइंट तक पहुंच सकते थे, लेकिन इन दोनों को जोड़ के हम इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है, इन दोनों ब्रिक्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये वाली जो ब्रिक थी वो रेड एंड वाइट ब्रिक थी, ये हमारे सामान के लिए इनबाउंड थी और हमारे लिए आउट ऑफ बाउंड थी। और ये जो ब्लू और वाइट जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये पूरा प्लैंक देख रहे हैं एक, ये हमारे लिए भी इनबाउंड था, हमारे सामान के लिए भी इनबाउंड था। इसके ऊपर हम भी चढ़ सकते थे और हमारा सामान भी आ सकता था, सही है। ये सारी सिचुएशन थी और ये जो ज़मीन थी ये आउट ऑफ बाउंड थी, सही है। तो फिर क्या हुआ, तो हमने क्या किया, हमारे टोटल 10 लड़के थे, सबको साथ लेके जाना था। टोटल आपके पास 8 मिनट होते हैं और आपने इस तरह के 3 टास्क करने होते हैं। 3 टास्क थे। सबसे पहला टास्क था जो मुझे याद है, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो जब हम इस पॉइंट तक पहुँच गए तो फिर हमने क्या किया, मैंने देखा कि एक जो था ना लड़का, तकरीबन मतलब कि यंग सा था बिल्कुल, 60 to 65 kg उसका वज़न होगा। तो मैंने कहा यार तुम यहाँ इस पॉइंट से इधर जंप कर सकते हो। वो पहले डर रहा था, कहता है नहीं यार बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, फाउल हो गया, खैर है, एक बार होगा, एक दफ़ा ट्राई कर लो। तो उसको बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट किया तो उसने जंप मार दी यहाँ से और वो पहुँच भी गया इधर। वो यहाँ पे पहुँच गया इस पॉइंट पे। तो फिर क्या हुआ, उसको मैंने यहाँ पे फिर 2 बंदे आ गए, यहाँ से उसको मैंने प्लैंक पकड़ाया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किए यहाँ वाले बंदे, सही है।
जब यहाँ वाले बंदे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, 2 हुए, फिर उन 2 में से एक आगे गया, सही है। फिर क्या हुआ, इस वाले जो ये वाला जो बंदा था ये की काम मतलब एक की के तौर पे काम कर रहा था, एक ट्रांसफ़र कर रहा था सारे बंदों को एक जगह से दूसरी जगह। ये प्लैंक पकड़ता था यहाँ से, सही है। यहाँ से 3 4 बंदे 5 बंदे इधर आ गए, सही है। 2 उधर गए, फिर 2 इधर गए, फिर 2 इधर आए, फिर 2 इधर आए, मतलब एक 2 बंदे यहाँ पे हमारे आउटलाइन पे चले गए थे, एंड पॉइंट पे चले गए थे। कुछ बंदे ही थे जो रह गए थे। तो बस ये हमारा ख़त्म ही होने वाला था, तो जीटीओ ने कह दिया टाइम इज़ ओवर, जबकि मुझे पता था कि ये टाइम ओवर नहीं हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पे बोलना नहीं होता, क्योंकि जीटीओ जो भी कहेगा आपने उसकी बात सर झुका के मान लेनी है, सही। उसके बाद आता है हाफ ग्रुप टास्क। आपका जो ग्रुप है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, हाफ हाफ कर दिया जाता है। अगर हमारा 10 का बैच था तो हमारे जो थे सॉरी 10 का हमारा ग्रुप था तो हमारे 5 5 में कन्वर्ट कर दिया था, इसीलिए इसको जो है हाफ ग्रुप टास्क कहते हैं। इसमें ये भी सेम फुल ग्रुप टास्क की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही टास्क होता है और इसमें जंपिंग और थ्रोइंग अलाउ नहीं होती, और ये 3 से 4 मिनट का होता है। हमने तो ये आधा ही किया था बस, और उसके बाद सर ने कहा था टाइम हो गया। हम उसके बाद वापस अपने कमरों में गए, और रात के 8 से या 8:30 बजे फिर बेल हुई, हम नीचे गए, और हमारे वहाँ पे फिर ऑब्स्टिकल होने थे। अल्लाह का शुक्र मैंने 9 में से 9 कर लिए थे, और कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने किस तरह 9 में से 9 कर लिए बगैर किसी अकेडमी को ज्वाइन किए हुए। अगर आपने देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले रोप होता है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपने पॉइंट ए से जाना होता है और पॉइंट बी से होते हुए पॉइंट सी की तरफ जाना होता है। मीन्स आपने एक जगह से जाना होता है और दूसरी तरफ से उतरना होता है विद यूजिंग रोप। और ये लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए ये ऑब्स्टिकल नहीं होता। उसके बाद आ जाता है मंकी ब्रिज। मंकी ब्रिज में आपने सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर, और इस रोप के ज़रिए आपने दूसरी तरफ जाना है, और दूसरी तरफ जो रोप लगी हुई है उसके ऊपर उससे क्लाइम करते हुए आपने नीचे जाना है। और याद रहे कि रेड पॉइंट पे जब आप पहुंचे तब आप नीचे डायरेक्ट जंप भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है डिच। आपने इस डिच के ऊपर से जंप करके दूसरी साइड जाना होता है, जिस तरह पीएमए के इनिशियल फिजिकल टेस्ट में भी होता है। इसके बाद आ जाए हाई जंप। हाई जंप बहुत ही ज़रूरी होता है। ये येलो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर से जंप करके जाना होता है। ये एटलीस्ट 4 फीट ऊपर होती है। इसको बोलते हैं टार्जन स्विंग। आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होता है बाय यूजिंग दिस रोप। टार्जन की तरह आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना होता है। आप डायरेक्ट पॉइंट बी से अवे भी जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हैंगिंग ब्रिज। आपने इसके ऊपर से एक पैर रखना होता है और दूसरी तरफ जाना होता है। ये थोड़ा सा हिल रहा होता है, थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन आपने डर आपका ही वो चेक कर रहे होते हैं, आपने डरे बगैर इसके ऊपर से जाना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका बॉक्सिंग रिंग। आपने एक पॉइंट के ऊपर से जाना है, फिर बी के नीचे से और सी के ऊपर से। ये बहुत ईजी है, और अगर आपका पैर कहीं पे भी टच हो जाता है वो फाउल कंसीडर होगा और आपको दोबारा करना पड़ेगा। ये आता है आपका जिग जैग। इसमें या आईएसएसबी में थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा हाइट पे होता है। ये आपका डर चेक करने के लिए होता है। बैलेंस इसमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता, क्योंकि फट्टे थोड़े से बड़े होते हैं, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आता है टायर। टायर बहुत ज़्यादा इजी होता है, और सबसे इजी और सबसे कम नंबर का यही होता है, आपने इसके अंदर से गुजर के जाना होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में देख। उसके बाद रात को मुझे नींद बहुत अच्छी आई, क्योंकि मेरे ऑब्स्टिकल्स बहुत अच्छे हुए थे। अच्छा, सुबह फिर बेल हो गई, और बेल होते साथ ही हम नीचे दोबारा से अपने आउटडोर एरिया में चले गए। हम डायरेक्टली चले गए थे, क्योंकि सर ने हमें बता दिया था जब हम जा रहे थे कि आप लोगों ने कल इस टाइम पहुंच जाना है, और हम सुबह पहुंच गए थे। उसके बाद बारी आती है आपके कमांड टास्क की। आपके हर टीम मेंबर का मिलता है कि वो कमांडर बने और ग्रुप को लीड करे। शुरू में जीटीओ आपसे पूछेगा कि किसने कमांडर बनना है, तो शुरू में आपने हाथ खड़ा नहीं करना, वरना आपको जीटीओ जो है वो कुर्बानी का बकरा बना देगा। आपने पहले 2 3 बंदों को देख लेना है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपने उसके बाद हाथ खड़ा करना है, ताकि आप अच्छे से वो ग्रुप टास्क कर सको। उसके बाद जब आप कमांडर बन जाते हो तो आपका 5 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, जिसमें पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उसके अलावा जो है वो एक आध जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, जीटीओ ने मुझसे तो पर्सनल क्वेश्चन ही पूछे थे, कोई जनरल नॉलेज का ही नहीं पूछा था, लेकिन मेरे जो बाकी 2 3 दोस्त थे तो उनसे पूछा था कुछ ना कुछ। मुझसे पूछा कि आपके एफएससी में अच्छे मार्क्स आए थे, मैट्रिक में थोड़े कम किए हैं, तो मैंने बताया कि मैंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है। अच्छा, जीटीओ कहता है कि क्रिकेट से आपको क्या हासिल हुआ, क्या सीखा, आपको क्या मिला। मैंने कहा सर फिजिकल फिटनेस। कहता है ये ऐसी बातें मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, कुछ और बताओ। तो पहले ही मुझे पता चल गया था कि मैंने थोड़ा सा ठंडा जवाब दिया। फिजिकल फिटनेस सिर्फ मैंने यही बताया, फिजिकल फिटनेस, और बात ख़त्म कर दी। तो मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर मैंने कहा बताया सर कि
जैसे ही आपको क्रिकेट में कुछ कोई भी मौका मिलता है तो आप उस पे चौका लगा देते हो। इसी तरह मैं लाइफ में भी सीखा है कि लाइफ में भी आपको बहुत से मौके मिलते हैं तो आपको वहाँ पे चौका लगाना पड़ता है। तो सर ने हल्की सी स्माइल दी और फिर मुझे सिचुएशन दी कि ये सिचुएशन है, और मैंने अपना टास्क करना शुरू किया। पूरा तो नहीं हो सका लेकिन मैंने करीब करीब पहुंचा ही दिया था। उसके बाद फाइनली आपका फाइनल ग्रुप टास्क आता है जिसके अंदर आपने इंग्लिश यूज़ करनी होती है। घबराए मत, इंग्लिश आपने कोई इतनी मुश्किल नहीं, सिंपल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। पुट द प्लैंक हेयर, पुट दे, बस हेल्प हिम, इस तरह की छोटी बातें करनी होती हैं। बस इजी होता है बहुत ज़्यादा, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। हमारा जो था वो बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि सर ने कहा था आपके लिए ये जगह जो है इनबाउंड होगी। तो कुछ पागल थे वो ऐसे ही भागे। मैंने जो था वो एक ड्रम पकड़ा और ड्रम लेके चला गया। एक लड़का था वो मेरे से भी, मुझे लगा कि उसने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसने एक बंदे को जो है अपने कंधे पे बिठाया और एक रॉड था लोहे का भारी सा वो भी साथ ले गया। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने ये गलती की है। तो फाइनली आप लोग को एक पेज दिया जाता है जिसके ऊपर 10 खाने होते हैं और 10 खानों में आपने जो है वो रैंक वाइज अपने चेस्ट नंबर के समेत रैंकिंग करनी होती है। कौन नंबर 1 पे, कौन 2 पे, कौन 3, कौन 4, कौन 5 पे, और सबसे ऊपर जो है आपका नाम की जगह होती है, आपने अपना नाम लिखना होता है ऊपर बस। और घबराइएगा नहीं, अगर आप अपने आप को नंबर 1 समझते हैं तो नंबर 1 मसला नहीं, आप नंबर 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ आपकी जहानत चेक कर रहे हैं कि आप किस तरह लड़कों को ऑब्जर्व करते हो। आप अगर एक ग्रुप में बैठ जाते हो तो आपकी क्या अहमियत है, बस यही देख रहे होते हैं वो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और यार पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस चैनल पे मैं बहुत से एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मेरे 2 से 4 बहुत करीबी दोस्त हैं जो आईसीएसबी देने गए हुए हैं और उनका एक्सपीरियंस भी मैं इसमें शेयर करूंगा। उसके अलावा 2 और एक्सपीरियंस है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बकाया के एक्सपीरियंस आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।